यह आपका कप्तान बोल रहा है। मुझे आपको यह बताते हुए खेद है कि इस विमान का अपहरण कर लिया गया है। कृपया मुझ पर यकीन करो। मैं यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा हूं कि हम सभी सुरक्षित घर पहुंच जाएं। इंडियन एयरलाइंस का अपहरित विमान पाकिस्तान के ऊपर उड़ रहा है। विमान में 10 मिनट से भी कम ईंधन बचा है। अपहरणकर्ताओं के दबाव के कारण विमान लाहौर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पास पहुंच रहा है। कैप्टन ने पाकिस्तान एटीसी से लैंडिंग की मंजूरी मांगी, लेकिन उन्होंने इनकार कर दिया। वे हवाई अड्डे पर रनवे की लाइटें और सभी नेविगेशन उपकरण बंद कर देते हैं। लाहौर ने अपना पूरा हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। पाकिस्तान ने विमान को मार गिराने की धमकी दी। चालक दल शत्रुतापूर्ण क्षेत्र पर पूरी तरह से अंधेरे में उड़ान भर रहा है। अपहरणकर्ताओं ने विमान को तुरंत उतारने की मांग की। फिर आशा की एक किरण दिखी। कप्तान को दूर से रोशनी की एक लंबी कतार दिखाई देती है। उसने रनवे को देख लिया है। वह विमान से उतरना शुरू करता है। लैंडिंग गियर नीचे है, लेकिन जैसे जैसे वे नीचे जाते हैं उन्हें कुछ चौंकाने वाली चीजें दिखाई देती हैं। कारों, ट्रकों और लोगों की रूपरेखा दिखाई देने लगती है। वे राजमार्ग पर उतरने वाले हैं। इंडियन एयरलाइंस के इस विमान के यात्रियों और चालक दल के लिए 1.5 घंटे की यह छोटी सी यात्रा खौफ के दिनों में बदलने वाली है। और जब तक कहानी समाप्त होगी, इतिहास में घातक अध्याय लिखे जा चुके होंगे, जिनमें 1911 का हमला और 2001 का भारतीय संसद पर हमला भी शामिल है। यह कहानी है इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट संख्या IC 814 की। यह क्रिसमस की पूर्व संध्या है और यह नेपाल के काठमांडू में त्रिभुवन अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा है। इंडियन एयरलाइंस की फ्लाइट एबस 80 भारत की राजधानी नई दिल्ली के लिए एक छोटी उड़ान की तैयारी कर रही है। कॉकपिट में उड़ान पूर्व जांच कर रहे 37 वर्षीय कैप्टन देवी शरण मौजूद हैं। उनके साथ प्रथम अधिकारी राजेंद्र कुमार और 58 वर्षीय फ्लाइट इंजीनियर अनिल कुमार जगिया भी हैं। टर्मिनल के अंदर यात्री सुरक्षा जांच के लिए कतार में खड़े होते हैं और उस पंक्ति में 5 आदमी हैं, जिनमें से प्रत्येक के हाथ में एक बैग है। जैसे ही प्रत्येक व्यक्ति डिटेक्टर से गुजरता है, उनके और सुरक्षा अधिकारी के बीच एक मौन स्वीकृति होती है। 4 सप्ताह पहले IC के लिए 5 टिकट 814 खरीदे जाते हैं। बिजनेस क्लास के लिए 2, इकोनॉमी क्लास के लिए 3। टिकटों पर लिखे नाम फर्जी हैं। पाकिस्तान में भारत के सर्वाधिक वांछित अपराधियों में से एक दाऊद इब्राहिम ने फोन किया। काठमांडू में उसका सहयोगी उसे उठा लेता है। दाऊद उन्हें निर्देश देता है कि इन 5 लोगों को त्रिभुवन में सुरक्षा जांच से गुजरना होगा। कोई प्रश्न नहीं पूछा गया। नेपाल में भारतीय खुफिया एजेंसियों ने इस संदेश को पकड़ लिया और उन्हें पता चला कि काठमांडू में एक भारतीय विमान को अपहरण करने की योजना चल रही है, लेकिन उन्हें यह नहीं पता कि किस विमान का और किस तारीख को अपहरण करने की योजना बनाई गई है। काठमांडू में भारतीय खुफिया जानकारी रिसर्च एंड एनालिसिस विंग, जिसे संक्षेप में रॉ कहा जाता है, द्वारा संभाली जाती है। रॉ के वरिष्ठ अधिकारी शशि भूषण तोमर काठमांडू में तैनात हैं। उन्हें आसन्न हमले के बारे में खुफिया जानकारी मिलती है, लेकिन दुर्भाग्य से वे इस सूचना को एक धोखा मानकर खारिज कर देते हैं और यह संदेश दिल्ली में बैठे नेतृत्व तक नहीं पहुंच पाता। अपने बैग में रखी बंदूकों के साथ ये लोग हवाई अड्डे पर सुरक्षा जांच से गुजरते हैं। विमान में 178 यात्री सवार हैं, जिनमें से कई क्रिसमस की छुट्टियों के दौरान छोटी छुट्टियों से घर लौट रहे हैं। वर्ष 2000 आने में बस 1 सप्ताह बाकी है और एक नई शुरुआत के लिए उत्सुकता और सकारात्मकता का माहौल है। यह विमान स्थानीय समयानुसार शाम 4 बजे काठमांडू से रवाना होगा। विमान 10,000 फीट ऊपर चढ़ता है। सीट बेल्ट संकेत बंद कर दिए गए हैं। विमान भारतीय वायु क्षेत्र में प्रवेश करता है। यह एक छोटी उड़ान है, इसलिए उड़ान चालक दल ने उड़ान के दौरान ही जलपान शुरू कर दिया। यह कतार थी। बिजनेस क्लास में बैठा एक व्यक्ति अपना स्की मास्क पहनता है और वरिष्ठ फ्लाइट अटेंडेंट अनिल शर्मा को पकड़ लेता है। वह अनिल को बताता है कि उसके पास एक बम है
और चालक दल को उसके सभी आदेशों का पालन करना है। विमान के पिछले हिस्से में अन्य अपहरणकर्ताओं ने भी यही किया है और अब वे यात्रियों तथा चालक दल पर बंदूकें तान रहे हैं। पांचों अपहरणकर्ता एक दूसरे को कोड नामों से बुलाते हैं: चीफ, बर्गर, डॉक्टर, शंकर और बोला। मुख्य अपहरणकर्ता अनिल शर्मा को उसे कॉकपिट में ले जाने का आदेश देता है। याद रखें कि यह 2001 से पहले की बात है और कॉकपिट के दरवाजों पर आज जैसी सुरक्षा व्यवस्था नहीं थी। अपने सिर पर बंदूक तानकर चीफ ने कैप्टन शेरोन को विमान को दाहिनी ओर मोड़ने और पश्चिम की ओर उड़ान भरने का आदेश दिया। वे पाकिस्तान के लाहौर जाना चाहते हैं और यदि वह उनकी बात नहीं मानेगा तो वे एक यात्री को मार डालेंगे। कैप्टन चरण भारतीय सीमा नहीं छोड़ना चाहते। कुछ समय बचाने के लिए कैप्टन चरण अपहरणकर्ता से कहते हैं कि उनके पास लाहौर जाने के लिए पर्याप्त ईंधन नहीं है। अपहरणकर्ता उससे पूछता है कि उसका वैकल्पिक हवाई अड्डा कौन सा है। चरण ने जवाब दिया कि यह बम्बई है। लाहौर बम्बई की अपेक्षा दिल्ली के अधिक निकट है। यदि उनके पास बम्बई के लिए पर्याप्त ईंधन है तो उनके पास लाहौर के लिए भी पर्याप्त ईंधन है। अपहरणकर्ताओं ने अपना होमवर्क कर लिया है और कप्तान के रोकने के प्रयास विफल हो जाते हैं। केबिन के अंदर यात्रियों को अलग अलग बैठाया जा रहा है। पुरुष यात्रियों को विमान के आगे की ओर ले जाया जा रहा है तथा महिला यात्रियों और बच्चों को पीछे की ओर ले जाया जा रहा है। कॉकपिट में वापस आकर अपहरणकर्ताओं की नजरों से बचते हुए कैप्टन शरण ट्रांसपोंडर को अपहरण कोड 7500 पर सेट कर देते हैं। इससे भारतीय एटीसी को पहली बार पता चला कि IC-814 का अपहरण कर लिया गया है। समय शाम के 4:40 है। भारत समय। विमान अनियोजित ढंग से दाहिनी ओर मुड़ता है। अपहरणकर्ताओं ने कैप्टन को भारतीय एटीसी से बात करने की अनुमति नहीं दी। एटीसी केवल इतना देख पाता है कि अपहरित इंडियन एयरलाइंस का विमान पाकिस्तान की ओर उड़ रहा है। दिल्ली एटीसी ने केंद्रीय सचिव प्रभात कुमार की अध्यक्षता वाले केंद्र सरकार के संकट प्रबंधन समूह से संपर्क किया। दुर्भाग्यवश CMG की बैठक आयोजित होने में लगभग 1 घंटा लग जाता है। न तो भारत के खुफिया ब्यूरो और न ही रिसर्च एंड एनालिसिस विंग रॉ को इसकी सूचना दी गई है, जो पहले भी विमान अपहरण की घटनाओं से निपट चुके हैं। इस समय भारत सरकार की ओर से कोई भी कैप्टन शरण की मदद नहीं कर रहा है। उसे खुद ही चीजों को समझने की जरूरत है। वह नहीं चाहते कि विमान भारतीय सीमा से बाहर जाए। उनका मानना है कि जब तक विमान भारत में है, भारतीय सुरक्षा बल अपहरणकर्ताओं से निपटने और बंधकों को मुक्त कराने में सक्षम होंगे। इसलिए समय खरीदने के लिए वह विमान की गति 40% तक धीमी कर देता है ताकि विमान यथासंभव लंबे समय तक सीमा के भीतर रहे। विमान इस समय पंजाब के ऊपर से उड़ रहा है और पाकिस्तानी सीमा के निकट पहुंच रहा है। वे लाहौर एटीसी से संपर्क करते हैं। विमान अपहरण कोड बोल रहा है, इसलिए लाहौर को पता चल गया है कि भारतीय विमान का अपहरण कर लिया गया है। पाकिस्तान और भारत के बीच संबंध मैत्रीपूर्ण नहीं है। 5 महीने पहले ही कारगिल में युद्ध लड़ा गया था और दोनों देशों के बीच विश्वास अब तक के सबसे निम्न स्तर पर है। कैप्टन शेरोन ने विमान को उतरने की मंजूरी देने का अनुरोध किया, लेकिन पाकिस्तान ने विमान को अपनी सीमा में लेने से साफ इनकार कर दिया। पाकिस्तान एक कदम और आगे चला गया। उन्होंने लाहौर का पूरा हवाई क्षेत्र बंद कर दिया। कप्तान को मदद की जरूरत है। अमृतसर हवाई अड्डा सिर्फ 5 मिनट की दूरी पर है, लेकिन अपहरणकर्ताओं ने विमान को भारत में उतरने नहीं दिया और अब उनके पास ईंधन की कमी होने लगी है। आधा घंटा बीत जाता है। विमान भारत पाकिस्तान सीमा पर चक्कर लगा रहा है। कैप्टन शेरोन ने अमृतसर एटीसी को फोन किया। हमारे पास केवल 1 घंटे का ईंधन है और लाहौर हमें अपने हवाई क्षेत्र में प्रवेश नहीं करने दे रहा है। अमृतसर एटीसी के पास अपहरण से निपटने के लिए न तो कोई प्रशिक्षण है और न ही कोई अनुभव है तथा उन्हें अभी तक केंद्र सरकार से कोई निर्देश नहीं मिले हैं। कृपया लाहौर में उतरने की अनुमति प्राप्त करें, अन्यथा उन्होंने पहले ही 10 लोगों का चयन कर लिया है। कैप्टन चरण लगातार विनती करते रहते हैं। भारत से कोई मदद न मिलने के कारण कैप्टन चरण को मामले को अपने हाथ में लेना होगा। वह अपहर्ताओं को यह विश्वास दिलाता है कि चूंकि पाकिस्तान उन्हें अपने क्षेत्र में प्रवेश की अनुमति नहीं दे रहा है और चूंकि उनके पास ईंधन बहुत कम है, इसलिए उनके पास 2 ही विकल्प हैं, या तो अमृतसर में उतरना या विमान को जमीन पर गिरा देना। कोई अन्य विकल्प न होने पर अपहरणकर्ता अमृतसर में उतरने के लिए सहमत हो जाते हैं। विमान भारतीय समयानुसार शाम 6:40 पर अमृतसर के राजा सांसी हवाई अड्डे पर उतरता है, जो लाहौर से 50 किलोमीटर पूर्व में है। भारत के अंदर अपहरित भारतीय विमान भारतीय कमांडो के लिए बंधकों को मुक्त कराने का सबसे अच्छा मौका है। लेकिन इसके बाद जो हुआ वह एक
एक ऐतिहासिक भूल है। आप शायद यह सोच रहे होंगे कि यदि आप अपहरित विमान में सवार हो जाएं, तो आप क्या करें। और अब आइए वापस चलें और देखें कि अमृतसर में उस उड़ान के साथ क्या हुआ था। अमृतसर स्थित संकट टीम को दिल्ली से पहला आदेश शाम 6:40 पर प्राप्त हुआ। उन्हें यथासंभव लंबे समय तक ईंधन भरने में देरी करनी थी और किसी भी कीमत पर विमान को उड़ान भरने से रोकना था। पंजाब पुलिस को अपहरणकर्ताओं से उलझने से मना किया गया है। उन्हें भारतीय कमांडो के अमृतसर पहुंचने तक इंतजार करने का निर्देश दिया गया है। लेकिन समस्या यह है कि कमांडो अभी भी 500 किलोमीटर दूर दिल्ली में हैं और वे अभी तक रवाना नहीं हुए। कोई चीज या कोई व्यक्ति उन्हें रोक रहा है। अपहरणकर्ता इस बात से निराश हो रहे हैं कि विमान में ईंधन नहीं भरा जा रहा है, जैसा कि कप्तान ने वादा किया। वे विमान में सवार लोगों को मारने की धमकी दे रहे हैं और यह खतरा दिल्ली के लिए चिंता का विषय है। दिल्ली ने अमृतसर क्राइसिस टीम को विमान के लिए एक ईंधन ट्रक भेजने का आदेश दिया, लेकिन ट्रक के अंदर पंजाब कमांडो को छिपाने का आदेश दिया। उन्हें टायरों को काटना है और ट्रक को विमान के सामने खड़ा करना है ताकि विमान उड़ान न भर सके। स्थानीय कमांडो के साथ ईंधन ट्रक विमान की ओर बढ़ना शुरू कर देता है। बहुत तेज गति से आ रहा है और एटीसी को चिंता है कि ट्रक की इतनी तेज गति से चलने से अपहरणकर्ताओं को संदेह हो जाएगा। इसलिए उन्होंने ड्राइवर को धीमी गति से गाड़ी चलाने का निर्देश दिया। इस आदेश से ड्राइवर भ्रमित हो जाता है और वह अचानक रनवे के बीच में रुक जाता है। ट्रक के अचानक रुक जाने से अपहरणकर्ता घबरा जाते हैं और उन्हें विश्वास हो जाता है कि भारतीय विमान पर हमला करने वाले हैं। वे घबरा जाते हैं और कप्तान को तुरंत उड़ान भरने का आदेश देते हैं। यह बात कोई मायने नहीं रखती कि विमान में ईंधन नहीं बचा है। कप्तान ने मना कर दिया। अपहरणकर्ताओं और चालक दल के बीच गतिरोध शुरू हो जाता है, लेकिन इसके घातक परिणाम होंगे। अपहरणकर्ताओं में से एक डॉक्टर बिजनेस क्लास केबिन में जाता है और अपने हनीमून से लौट रहे 25 वर्षीय व्यक्ति रूपिन कत्याल पर चाकू से हमला कर देता है। कॉकपिट में मुख्य अपहरणकर्ता उल्टी गिनती शुरू कर देता है और यदि उसके 10 तक गिनने तक विमान उड़ान नहीं भरता तो वे और अधिक लोगों की हत्या करना जारी रखेंगे। 1, 2, 3, 4। कप्तान के पास कोई विकल्प नहीं बचा। उन्होंने एटीसी को बताया कि वे उड़ान भर रहे हैं। हम सब अब मर रहे हैं। हम लाहौर की ओर जा रहे हैं। विमान ने भारतीय धरती से अंतिम बार उड़ान भरी। जैसे ही विमान उड़ान भरता है, दिल्ली से एनएसजी कमांडो अमृतसर पहुंच जाते हैं। आइए मैं आपको इस विमान की सीट 16वीं सी पर बैठे आदमी से मिलवाता हूं। क्या आपको नेपाल में रॉ अधिकारी शशि भूषण तोमर याद हैं, जिन्हें कुछ सप्ताह पहले ही सूचना मिल गई थी कि विमान अपहरण होने वाला है, लेकिन उन्होंने उस खुफिया सूचना को खारिज कर दिया था। भाग्यवश शशि भूषण तोमर इस विमान में यात्री हैं। शशि भूषण तोमर का विवाह प्रधानमंत्री के सचिव एन.के. सिंह की बहन से हुआ है। आरोप है कि एन.के. सिंह ने अपने साले की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए यह सुनिश्चित किया कि विमान में कोई कमांडो गतिविधि न हो और इससे कमांडो के अमृतसर पहुंचने में देरी हुई। विमान अंधेरे को चीरता हुआ पाकिस्तान की ओर बढ़ता है। यद्यपि लाहौर का हवाई क्षेत्र पहले ही बंद कर दिया गया था, फिर भी चालक दल ने इसकी अनदेखी की और सीमा पार कर ली। एक बार फिर उतरने की अनुमति नहीं दी गई। पाकिस्तान ने धमकी दी है कि यदि वे उनके क्षेत्र में उड़ान भरना जारी रखेंगे तो वे विमान को मार गिराएंगे। लेकिन चालक दल इस खतरे को नजरअंदाज कर देता है। विमान को उतरने से रोकने के लिए पाकिस्तान ने सभी नेविगेशन उपकरण और हवाई अड्डे की लाइटें बंद कर दी। कृपया हमें उतरने दीजिए, हमारे पास कोई ईंधन नहीं बचा है। जैसे ही कैप्टन अनुमति के लिए विनती करता है, कॉकपिट में कम ईंधन की चेतावनी बजने लगती है। ईंधन के 5 मिनट शेष रहने पर कैप्टन शरण ने जोखिम उठाने का निर्णय लिया। वह दूरी पर रोशनियों की एक पंक्ति देखता है, जिसे वह हवाई अड्डा समझता है और उस ओर उतरना शुरू कर देता है। जैसे जैसे वे नजदीक आते हैं, उन्हें सड़क पर कारें, बाइकें और लोग दिखाई देते हैं। वे राजमार्ग के बीच में उतरने वाले हैं। पाकिस्तान को डर है कि कहीं लाहौर के मध्य में भारतीय विमान दुर्घटनाग्रस्त न हो जाए, इसलिए उन्होंने विमान को उतरने देने का निर्णय लिया। नेविगेशन सहायक उपकरण और रनवे लाइटें पुनः चालू कर दी गई हैं। विमान रात 8 बजे उतरता है। अपहृत भारतीय विमान अब पाकिस्तान के अंदर है। पाकिस्तान क्या करेगा? विमान को तुरंत ही विशिष्ट पाकिस्तानी कमांडो द्वारा घेर लिया जाता है। कैप्टन शेरोन ने पाकिस्तान से सीढ़ियां भेजने का अनुरोध किया ताकि महिलाओं, बच्चों और घायल यात्रियों को विमान से उतारा जा सके,
लेकिन पाकिस्तान ने इनकार कर दिया। वे नहीं चाहते कि यह बात सामने आए कि अपहरण से उनका कोई लेना देना है। वे चाहते हैं कि विमान यथाशीघ्र उनके देश से चला जाए। वापस केबिन में आकर देखा तो घायल यात्री खून से लथपथ होकर मर रहा था। एटीसी ने कैप्टन को सूचित किया, यदि आप चाहें तो हम आपको ईंधन देंगे, लेकिन हम केवल इतना ही देंगे। उन्होंने यात्रियों को उतरने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। 3 घंटे बाद और ईंधन से भरे टैंक के साथ IC-14 रात के अंधेरे में उड़ान भरता है। भारत में यह अफवाह फैल गई कि विमान में सवार कुछ यात्री मारे गए हैं, जिससे विमान में सवार लोगों के परिवारजनों और रिश्तेदारों में दहशत फैल गई। अपहरणकर्ताओं ने विमान को काबुल, अफगानिस्तान ले जाने का आदेश दिया, लेकिन आप काबुल में रात में नहीं उतर सकते, इसलिए उन्होंने ओमान को चुना। पाकिस्तान की तरह ओमान ने भी प्रवेश से इनकार कर दिया है, इसलिए वे संयुक्त अरब अमीरात की ओर रुख कर लेते हैं। दुर्भाग्यवश रात्रि के समय रुपिन कत्याल, जिसे अपहरणकर्ताओं ने चाकू मार दिया था, अंतिम सांस लेता है। संयुक्त अरब अमीरात ने विमान को दुबई के निकट अल मिनाद वायुसेना अड्डे पर उतरने की अनुमति दे दी और अभी सुबह के करीब 3 बजे हैं स्थानीय समय। अपनी धरती पर कमांडो ऑपरेशन करने का अवसर गंवाने के बाद भारत ने संयुक्त अरब अमीरात से अनुरोध किया कि वह भारतीय कमांडो को दुबई में विमान पर हमला करने की अनुमति दे, लेकिन यूएई अपनी धरती पर किसी भी विदेशी कमांडो कार्रवाई की अनुमति देने को तैयार नहीं है। लेकिन वे ईंधन के बदले कुछ यात्रियों और रूपन कत्याल के शव की रिहाई के लिए बातचीत करने में सफल हो जाते हैं। उनकी पत्नी रचना कत्याल, जो विमान में पीछे बैठी थीं, को यह भी पता नहीं है कि उनके पति की मृत्यु हो चुकी है। विमान में ईंधन भरा जाता है और वह पुनः उड़ान भरता है। विमान उत्तर की ओर उड़ना शुरू करता है। अज्ञात मंजिल। अपहरण के दूसरे दिन सूर्योदय हुआ। विमान अफगानिस्तान के कंधार हवाई अड्डे के रनवे पर है। यह अगले 5 दिनों के लिए घर होगा। इस वर्ष अफगानिस्तान पर तालिबान का नियंत्रण है। तालिबान ने विमान को सशस्त्र लड़ाकों और टैंकों से घेर लिया है। उनका दावा है कि ऐसा इसलिए किया जा रहा है ताकि अपहरणकर्ता और अधिक लोगों की हत्या करने से बच सकें। दूसरी ओर भारत का मानना है कि अपहरणकर्ताओं को तालिबान और पाकिस्तान की ISI से सक्रिय समर्थन मिल रहा है तथा अफगानिस्तान से उनका सुरक्षित बाहर निकलना सुनिश्चित है। विमान में स्थितियां बहुत भयानक हैं। विमान में भोजन कम हो रहा है और यात्रियों को असंगत भोजन दिया जा रहा है। शौचालय ओवरफ्लो हो रहे हैं। अपहरणकर्ताओं ने सभी खिड़कियां बंद करने का आदेश दिया है। खिड़की बंद, सभी की खिड़कियां बंद। बंधकों को बाहर कुछ भी दिखाई नहीं देता और न ही उन्हें पता है कि उनका क्या होगा। अपहरण का अब तीसरा दिन है। भारत में भारतीय सरकार पर दबाव बढ़ता जा रहा है। भारतीयों का अभी तक अपहरणकर्ताओं से संपर्क स्थापित नहीं हो पाया है और किसी को भी नहीं पता कि विमान में सवार लोगों की हालत क्या है। 26 दिसंबर को विदेश मंत्री जसवंत सिंह विमान अपहरण के बारे में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे। तभी यात्रियों के रिश्तेदारों ने बैठक में धावा बोल दिया। अपहृत यात्रियों के परिवार चाहते हैं कि भारत सरकार उनके प्रियजनों को मुक्त कराने के लिए अपहरणकर्ताओं की सभी मांगों को पूरा करे। भारतीय प्रधानमंत्री वाजपेयी इस विचार के विरोधी हैं। हम अभी तक नहीं जानते कि अपहरणकर्ता क्या चाहते हैं, लेकिन जो भी हो, यह उसका तरीका नहीं है। विमान अपहरण के चौथे दिन अर्थात 27 दिसंबर को भारत सरकार का वार्ता दल अंततः अफगानिस्तान पहुंच गया। तालिबान और अपहरणकर्ताओं को इस बात की जानकारी नहीं है कि भारतीयों के पास विमान में कुलीन ब्लैक कैट कमांडो की एक टीम छिपी हुई है। लेकिन जैसे ही भारतीय विमान रुकता है, तालिबान उसे घेर लेते हैं और आक्रामक रुख अपना लेते हैं। तालिबान मिलिशिया द्वारा विमान को घेर लिए जाने के कारण छिपे हुए कमांडो द्वारा बिजली गिराना अब संभव नहीं है। भारत तालिबान शासन को मान्यता नहीं देता है, लेकिन यदि उन्हें समाधान ढूंढना है तो उन्हें उनसे बातचीत करनी होगी और उनके साथ काम करना होगा। भारतीय टीम ने अपहरणकर्ताओं के साथ 2 दिनों से अधिक समय तक बातचीत की और उनकी मांगों की पूरी सूची प्राप्त की। यात्रियों को 3 आतंकवादियों के बदले में रिहा किया जाना है। मौलाना मसूद अजहर, अरकत उल मुजाहिदीन के संस्थापक। अहमद उमर सईद शेख, एक ब्रिटिश नागरिक और मौलाना मसूद अजहर का अनुयायी,
जिसे कश्मीर में विदेशी नागरिकों के अपहरण के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। और आतंकवादी समूह अल-उमर मुजाहिदीन का मुख्य कमांडर मुश्ताक अहमद जरगर। तीनों आतंकवादियों को भारत के विभिन्न भागों की जेलों से रिहा कर दिल्ली लाया गया। वहां से वे विमान में सवार होकर कंधार पहुंच जाते हैं। 31 दिसंबर को अपहरणकर्ता सभी कैदियों को रिहा कर देते हैं। विमान में IC-814 के यात्री अपनी आजादी का जश्न मना रहे हैं। भारत को उम्मीद थी कि तालिबान अपहरणकर्ताओं को गिरफ्तार कर लेगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। तालिबान नेता पांचों अपहरणकर्ताओं को एक कार में बैठाकर सीमा की ओर ले जाते हैं, पाकिस्तानी सीमा, और वे कंधार से स्वतंत्र व्यक्तियों के रूप में भाग निकलते हैं। पाकिस्तान से आज की खबर कि रिहा किए गए लोगों में से 2 वहां सामने आए हैं, केवल इस बात की पुष्टि करता है कि पाकिस्तान अपहरण के इस गंदे खेल में गले तक डूबा हुआ है। अपनी रिहाई के तुरंत बाद मौलाना मसूद अजहर वापस पाकिस्तान चला गया और आतंकवादी समूह जैश-ए-मोहम्मद की स्थापना की, जिसने 2001 में भारतीय संसद पर हमला किया, जिसमें 7 लोग मारे गए और 18 अन्य घायल हो गए। वह अब पाकिस्तान में एक स्वतंत्र व्यक्ति के रूप में रहता है। उमर शेख को डैनियल पर्ल की हत्या के लिए 2002 में गिरफ्तार किया गया था और उसने संयुक्त राज्य अमेरिका में 11 सितंबर के हमलों की योजना बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मुश्ताक अहमद जरगर आतंकवादियों को प्रशिक्षित करने में सक्रिय भूमिका निभाता रहा है और वह भी पाकिस्तान में स्वतंत्र रहता है। पाकिस्तान भाग जाने के बाद अपहरणकर्ताओं के साथ क्या हुआ, इसके बारे में बहुत कम जानकारी है। जिस विमान का अपहरण किया गया था उसे इंडियन एयरलाइंस ने 2001 में सेवा से हटा दिया था। आपको क्या लगता है कि भारत को क्या करना चाहिए? क्या आप उग्रवादियों को रिहा करने के भारत के दृष्टिकोण से सहमत हैं? मुझे नीचे टिप्पणी